हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इसी पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी और भी इस जो आपका चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, वर्नर्स थ्योरी के एप्लीकेशन के बारे में जाना। साथ ही साथ और भी रिलेटेड चीज़ों को हमने पिछली क्लास में कवर अप किया। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं सिज्विक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से। हम इसको पढ़ने वाले हैं। सिज्विक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड यानी कि आप देख सकते हैं जो भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सारे ही लिगेंड है। जैसे NO2, Cl, NH3, NO2, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। यही हमारी जो है सिज्विक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में बताया गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर आज हम जानेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसको निकालने का तरीका हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए चलते हैं, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को यहाँ पर जानते हैं। इसको निकालना कैसे है, इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिया गया है z माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर z क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है मेटल का, जो भी मेटल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ हुआ है। साथ ही साथ ये जो आपका x है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है जो कि आपने मेटल आयन बनाने के लिए डोनेट किए हैं। इसके अलावा जो y है, लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इससे हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर FeCN6-4 वाले का, इसका अगर हम लोग इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर निकालते हैं तो आपका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको Z यानी आयरन का हम यहाँ पर निकालते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 26 है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करता है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ करता है। और ये जो CN6 है आपका, यहाँ पर CN आपका 6 बार आया है, हर बार 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है इस तरीके से। अब देखिए 6 इंटू 2, इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है यहाँ पर 36। सो स्टूडेंट्स, ये था तरीका जिससे हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरीके से हम लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग उसमें जानेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे जब भी हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो कैटायन का फॉर्मूला है उसको हमें पहले लिखना है और उसके बाद एनायन को लिखना है। जैसे आपने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया है Na4FeCN6, इसमें Na4 आपका कैटायन है तो इसको हम पहले लिखेंगे, एनायन वाले पार्ट को हम उसके पीछे लिखते हैं हमेशा। अब बात करें अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो उसमें चाहे आपका मेटल हो या फिर लिगेंड हो, उनके बीच में कोई भी स्पेस हम नहीं छोड़ते। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यहाँ पर लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग इनके नेमिंग के बारे में जानेंगे, कैसे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की जाती है। तो जब भी हम इनका नाम, इनकी नेमिंग करेंगे यानी कि इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
कैटाइन वाले पार्ट को हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर ये लेते हैं K4FeCN6, तो यहाँ पर आपका पोटेशियम क्या है, कैटाइन है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, बीच में हमें स्पेस देना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें एनायनिक पार्ट लिखना है, जिसमें आपका साइनाइड आएगा। CN6 हेक्सा 6 को डिनोट करता है, तो हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड इसलिए क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2+ होता है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखने में आ गई होगी। अगर कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी एनाइन है तो मेटल के नाम के आगे 8 लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर फेरस आयरन के आगे फेरेट यहाँ पर लगा दिया गया। तो ये था तरीका आपका इनकी नेमिंग का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उनकी नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे LiAlH4। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका कैटाइन वाला पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर लिथियम है आपका, ये कैटाइन का पार्ट है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है ये एनायनिक पार्ट है, इसको हम पहले लिखेंगे और बाद में जो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। अब आपका ये कैटायनिक कंपाउंड है, तो हाइड्राइडो और ये जो आपका मेटल का नाम है उसमें 8 लग जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से आपका सेकंड में अगर आप देखें Na3CONO2 6, इसका नाम जब हम लिखेंगे सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट, सबके नाम के आगे 8 लग जाता है। वैसे ही AgNH3 में भी डाइअमीन सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह KAuCN4 नेगेटिव, इसका नाम भी आपका पोटेशियम टेट्रासाइनोरेट थर्ड आयन। अब अगर NiCN4 को देखें तो इसका नाम भी टेट्रासाइनो निकेलेट आयंस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग सीखने के बाद अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। इस चैप्टर में भी हम लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये आइसोमर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आइसोमर वर्ड है ये आपका 2 शब्दों से मिलके बना है। आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है पार्ट। तो बेसिकली आइसोमर्स होते क्या हैं, जब आपका कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो वो आपके आइसोमर्स कहलाते हैं। यानी कि आपका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जहाँ तक स्टूडेंट्स अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये आपका 4 पार्ट में कैटेगराइज होता है।
जिसमें आपका पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और चौथा है आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आई होप आपको इतनी सी बात ये समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट, जो कि है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है गाइस, इसमें जो लिगेंड्स होते हैं ये या तो एडजेसेंट पोजीशन में एक दूसरे से अटैच होते हैं या फिर अपोजिट पोजीशन में एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस तरीके से आपके ये दो तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर बनते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा इनका पार्ट होता है ट्रांस। तो सिस आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा होता है आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें अगर आप देखें, यहाँ पर जब आपने देखे तो लिगेंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट रहते हैं, तो वो आपके सिस कहलाते हैं। यानी अगर एडजेसेंट पोजीशन पर लिगेंड ए आपका एक साइड है और बी आपका दूसरी साइड है। वहीं ट्रांस में क्या होता है, आप देखेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बी के अपोजिट में बी है और ए के अपोजिट में ए है। वैसे ही ये जो आपका ट्रांस है, इसका एग्जांपल हम लोग एक केमिकल फॉर्मूले में देख सकते हैं। आपने PTNH2 को यहाँ पर आप देखें NH3 और Cl दो लिगेंड है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। NH3 के अपोजिट है और Cl के अपोजिट है। तो ये आपका अरेंजमेंट कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट ट्रांस आइसोमेरिज्म। वही दूसरा अरेंजमेंट जिसमें आपका Cl के पड़ोस में यानी कि एडजेसेंट में लगा है दूसरा Cl, और NH3 के नेबरहुड में है आपका दूसरा NH3। इस तरीके के आइसोमेरिज्म आपके सिस आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। अब उसी का दूसरा पार्ट होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। गाइस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये एक तरीके से मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, यानी कि सेम कंपाउंड होते हैं, एक ही जैसा अरेंजमेंट होता है, बस क्या होता है मिरर इमेज की तरह। कैसा होता है ये आपका लेफ़्ट हैंड वाला पार्ट आपका राइट हैंड की साइड दिखाई देगा और राइट हैंड वाला पार्ट लेफ़्ट हैंड साइड दिखाई देगा। तो जैसे मिरर इमेज में होता है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखें कि ये आपका हाथ है, उसकी जो मिरर इमेज है कुछ इस तरीके की होती है। लेफ़्ट में जो अंगूठा आपका राइट में था वो वहाँ पर लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो आपकी मिरर इमेजेस जो भी आपके आइसोमर्स बनाते हैं वो आपके कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको इतनी सी ये बात समझ में आई होगी। अब आगे इसके कुछ कंपाउंड दिए हैं जो कि आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसमें आप यहाँ पर CrC2O4 होल थ्राइस, जिस पर चार्ज है आपका 3 नेगेटिव का, ये आपके इनके एग्जांपल्स होते हैं। आई होप आपको अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसके दोनों पार्ट समझ में आए होंगे, जिसमें आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका था, इसके जो दूसरे वाले आइसोमर्स थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे।
उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स तो हमने पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।